संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर बड़ा हमला किया है। इस बार उन्होंने उस रणनीतिक पुल को नष्ट कर दिया है जो ईरान को रूस और चीन से जोड़ता था, और इस लक्ष्य को यूं ही नहीं चुना गया था। इस समय अमेरिका आपातकालीन रूप से टैंकर विमान मध्य पूर्व भेज रहा है, साथ ही बहरीन और कुवैत से अपनी सैन्य ठिकानों को इजराइल के किसी रेगिस्तानी इलाके में स्थानांतरित करने पर चर्चा कर रहा है। इसी बीच ऐसी खबरें आई हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टीम ईरान के खिलाफ लंबी सैन्य कार्रवाई की संभावना पर विचार कर रही है। जानकारी के अनुसार यह अभियान अधिकतम 30 दिन चल सकता है, जिसमें अमेरिका हारमुज जलडमरू मध्य पर पूरा नियंत्रण और ईरान को परमाणु समझौते के लिए मजबूर करना चाहता है। इसी दौरान डोनाल्ड ट्रंप विरोधाभासी संकेत दे रहे हैं। उन्होंने ईरान को चेताया कि हमले और तेज हो सकते हैं अगर तेहरान हरमुज जलडमरू मध्य में और अधिक जहाजों पर हमला करता है। तो आज उन्होंने कहा कि ईरान ने बातचीत फिर शुरू करने को कहा है, इसलिए वे सोचेंगे संवाद जारी रखें या नहीं, लेकिन काम शब्दों से ज्यादा बोलते हैं। इसी बीच आज तेहरान में मारे गए सर्वोच्च नेता अली खामनेई को अंतिम विदाई देने का समारोह समाप्त हो रहा है और ईरानी शासन के भीतर फूट के संकेत दिख रहे हैं, क्योंकि सेना राष्ट्रपति पेजेश्कियान से बहुत नाखुश है, जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ बातचीत के लिए सहमति दी थी। कुल मिलाकर तेहरान में माना गया कि समझौता ज्ञापन से वे पूरा लाभ नहीं उठा सके, बल्कि अमेरिका ने उन्हें धोखा देकर एक योजना को अंजाम दिया, जिस पर हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। मेरा नाम अलेक्सेई पेची है। आइए इस विषय पर मिलकर चर्चा करें, लेकिन शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो के नीचे कोई भी टिप्पणी लिखें। आप अभी नहीं तो बाद में जब एपिसोड पूरा देख लें तब भी कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि यह करना ना भूलें। तो अमेरिका और ईरान ने फिर एक दूसरे पर हमला किया है। आइए देखें किसने किसे निशाना बनाया। और जैसा कि अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया, अमेरिकी सेना की आखिरी बमबारी ने पूरे ईरान में 90 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया। ईरानी मीडिया ने ईरान के दक्षिणी तट के शहरों में धमाकों और हमलों की खबर दी है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, कास्पियन सागर के पास उत्तर की गिलिस्तान प्रांत में भी चाबहार ओमान के उत्तरी तट के बंदरगाह शहर में धमाकों की आवाज सुनी गई। ईरान शहर में, जो ईरान के दक्षिण पूर्व में स्थित एक शहर है, वहां के हवाई अड्डे पर हमला हुआ। इसके अलावा बुशैर, सीरिक, जास्क, कनारक, बंदर अब्बास और फारस की खाड़ी में अबू मूसा द्वीप पर भी धमाकों की आवाज सुनी गई। लेकिन शायद इस रात का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रतीकात्मक लक्ष्य अकाला शहर का पुल था, जो उत्तरी ईरान के गोलिस्तान प्रांत में स्थित है। और बात यह है कि यह पुल उस परिवहन मार्ग का हिस्सा है जो ईरान को उसके रणनीतिक साझेदार रूस और चीन से जोड़ता है। इस पुल से होकर गुजरने वाली रेलवे लाइन आगे तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान से होकर जाती है, और यह ईरान और चीन के बीच एक महत्वपूर्ण स्थलीय व्यापारिक गलियारा है। इस साल अमेरिका द्वारा फारस की खाड़ी में ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी से इसकी रणनीतिक अहमियत बढ़ गई है। इसके अलावा 2020 के अंत से रूस ने भी इसी मार्ग का इस्तेमाल ईरान में माल भेजने के लिए किया है। आज रात अमेरिका ने उस लॉजिस्टिक्स पर हमला किया जिससे रूस और चीन ईरानी शासन को आपूर्ति करते हैं। इससे बहुत कुछ स्पष्ट होता है। दूसरी ओर ईरानियों ने अन्य पुलों पर हुए हमले की ओर ध्यान दिलाया, ना कि इस विशेष पुल पर। और कुल मिलाकर आज पुलों पर हमला ईरानियों के लिए कुछ अलग ही मायने रखता था। ईरान ने पूर्वी ईरान में 2 और पुलों पर हमलों के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका पर घोर युद्ध अपराध करने का आरोप लगाया। ईरान के विदेश मंत्रालय ने बताया कि अमेरिकी सेना ने मशहद के रेलवे मार्ग पर पूर्वी प्रांतों में 2 पुलों पर हमला किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, वे रेलवे लॉजिस्टिक्स को निशाना बना रहे हैं। मुद्दा यह है कि मशहद, जो अली खमेनेई का जन्म स्थान है, आज वहीं सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खमेनेई का शव लाए गए थे, और ईरानियों ने इसे नैतिक आघात माना, जैसे कि अमेरिकियों ने उनके सर्वोच्च नेता अली खमेनेई के अंतिम संस्कार को विफल करना चाहा, और इसी वजह से उन्होंने उन पुलों पर हमला किया ताकि
दिवंगत बुजुर्ग का शव उसके पैतृक शहर ना पहुंच सके, जहां आज उसका अंतिम संस्कार हो रहा है। अमेरिका के हमलों के जवाब में ईरान ने पड़ोसियों पर गोलाबारी की। बहरीन की वायु रक्षा ने कई ईरानी हमले रोक दिए। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा था कि अमेरिकी हमलों के जवाब में उन्होंने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया। यहां सब कुछ अपेक्षित था। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने कहा कि उनका निशाना बहरीन में शेखिसा एयरबेस और जुफैर इलाका था, जहां अमेरिकी नौसेना का बेस स्थित है। ये अमेरिकी नौसेना का मुख्य बेस है पूरे फारस की खाड़ी में, जहां वही प्रसिद्ध पांचवा बेड़ा तैनात है। इसी समय ईरानी सेना ने कतर में सैटेलाइट एंटीना पर हमला करने के लिए स्ट्राइक ड्रोन लॉन्च करने की घोषणा की। वैसे ये पहली बार है जब ईरान ने स्वीकार किया है कि वो कतर पर हमला कर रहा है। पहले याद दिला दूं, ईरान की सरकार हमेशा खुद को अनजान दिखाती थी और कहती थी कि उसने कभी कतर पर हमला नहीं किया, और हमेशा कहती थी कि ये सारे हमले उन्होंने नहीं किए, ये तो अमेरिकियों ने हंगरी से किए हैं या फिर इजरायलियों ने किए हैं। ये पहली बार है जब उन्होंने घोषणा की है कि हां, हमने ही कतर पर हमला किया है। कतर में सभी मिसाइलें रोकी गईं, कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। फिर भी ये अहम पल है, और यहां एक बात साफ करनी चाहिए ताकि आपके पास पूरी समझ हो और पूरी तस्वीर साफ हो जाए। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स बाकी ईरानी सशस्त्र बलों से स्वतंत्र रूप से काम करता है, और इसकी अपनी सेना, नौसेना और वायुसेना है, खुफिया सेवाएं, विशेष बल इकाइयां, वित्तीय क्षेत्र व अन्य विभाग। इसकी भूमिका इस्लामिक रिपब्लिक की रक्षा करना है, और यह सीधे सर्वोच्च नेता के अधीन है। इसलिए इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के हमले और ईरानी सेना के हमले दो अलग अलग बातें हैं। यही बात समझकर याद रखें, क्योंकि हम फिर लौटेंगे। आईआरजीसी अपनी शर्तें खुद तय करता है और जैसे चाहता है वैसे लड़ता है, लेकिन आज युद्ध में ईरानी सेना भी शामिल हो गई है। और इसी बीच ये खबर आई है कि ईरान के राजनीतिक नेतृत्व में आंतरिक मतभेद खुले टकराव में बदल गए हैं, खासकर तेहरान और वॉशिंगटन के बीच फिर से शुरू हुई सैन्य कार्रवाई के चलते। स्वर्गीय सर्वोच्च नेता अली खामनाई की याद में आयोजित शोक कार्यक्रमों के दौरान देश के राष्ट्रपति मसूद पिज़ेश्कियान और विदेश मंत्रालय के प्रमुख अब्बास अरक्ची को आक्रामकता का सामना करना पड़ा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थकों की ओर से आक्रामकता दिखाई गई, जो डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के साथ किसी भी तरह के राजनयिक संपर्क के सख्त खिलाफ हैं। उन्होंने वहां ट्रंप की हत्या के लिए पहले ही किसी तरह का इनाम घोषित कर दिया है और अब उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। खास तौर पर जब खामनाई से विदाई हो रही थी, तो वही इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के समर्थक आज राष्ट्रपति पिज़ेश्कियान और मंत्री अरकची पर भी टूट पड़े। वहां झड़प हुई, सुरक्षा ने अधिकारियों को बाहर निकाला। कुल मिलाकर नजारा शानदार था। मैं इसे यहां YouTube पर नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अफसोस की बात है कि YouTube इन क्लिप्स को ब्लॉक करना शुरू कर देता है जब भी मैं ईरान के अंदर की घटनाओं के वीडियो इस्तेमाल करता हूं। इसलिए अगर आपको दिलचस्पी हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसे देख सकते हैं, उदाहरण के लिए। और अभी ईरानी सरकारी हलकों के सूत्रों के मुताबिक तेहरान की मौजूदा स्थिति को पूरी तरह से अराजकता की स्थिति बताया जा रहा है, जहां अलग अलग विरोधी राजनीतिक ताकतें आगे की दिशा तय करने के लिए तीखी लड़ाई लड़ रही हैं। राजनयिक संवाद जारी रखने से लेकर पूरी तरह से सैन्य टकराव तक जाने की स्थिति है। 9 जुलाई की दोपहर के बाद ईरानी समाचार एजेंसी फार्स ने बताया कि बुशहर प्रांत के चगादक शहर के निवासियों ने कई धमाकों की आवाजें सुनी, और चगादक में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स का बेस है, जो इस युद्ध की शुरुआत में ही हमलों का निशाना बनी थी, यानी 28 फरवरी को। बुधवार को ईरानी अधिकारियों ने इसी इलाके के सैन्य ठिकाने पर हमले की सूचना दी। इससे स्पष्ट है कि अमेरिकी हमले आज 9 जुलाई की दोपहर में भी जारी हैं। इसी समय जॉर्डन में हवाई हमले की सायरन बज उठी, जब ईरानी मिसाइलों ने देश की हवाई सीमा का उल्लंघन किया। जॉर्डन सरकार के प्रतिनिधियों ने कहा कि सभी मिसाइलों को रोक लिया गया और निष्क्रिय कर दिया गया। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स ने कहा कि उन्होंने जॉर्डन पर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं दागी,
यानी अभी तक ईरान ने आज 4 देशों पर हमला किया है: कतर, बहरीन, कुवैत और जॉर्डन। ईरान अपने टैंकरों को तेजी से होर्मुज जलडमरू मध्य से बाहर निकाल रहा है। पिछले 2 दिनों में फारस की खाड़ी में हमलों में तेजी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फिर से अमेरिका के नेतृत्व में 9 सैनिक नाकाबंदी लगाने की धमकी। ये ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो अपने तेल टैंकर होर्मुज जलडमरू मध्य से जल्द बाहर निकाल लें ताकि उन्हें बचाया जा सके। ये सिर्फ बचाने या सुरक्षित रखने के लिए नहीं, बल्कि आखिरी मौके पर पैसे कमाने के लिए भी है। पिछली रात जब अमेरिकी ईरान पर बमबारी कर रहे थे, उसी दौरान ईरान ने 10 मिलियन बैरल तेल और ईंधन भेज दिया। जैसा कि आप समझ सकते हैं, यह बड़ी बढ़ोतरी है। क्यों? क्योंकि विंड वर्ल्ड इंटेलिजेंस के अनुसार गुरुवार तक ईरान कुल मिलाकर इतना भेजने में सफल रहा। कुल मिलाकर पिछले 3 हफ्तों में 60 मिलियन बैरल तेल और तेल उत्पाद भेजे गए हैं और यहां उन्होंने एक ही रात में 10 मिलियन लोड कर दिए। अब ये लदे हुए टैंकर तेजी से होर्मुज जलडमरू मध्य से निकल रहे हैं। इसी समय ट्रंप ने अपनी पुरानी बात दोहराई कि अमेरिका पहले ही जीत चुका है और ईरान फिर से उससे बातचीत शुरू करने की गुहार लगा रहा है। साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि वे नहीं जानते कि ईरान समझौता करने योग्य है या नहीं। आगे उदाहरण है: हमारे पास तय जीतने के तरीके हैं और सैन्य रूप से हम पहले ही जीत चुके हैं। उनके पास बहुत कम बचा है, उनके पास लगभग कुछ भी नहीं बचा है और वे समझौता करने के लिए बहुत ज्यादा इच्छुक हैं। उन्होंने हाल ही में फोन किया था, वे बहुत समझौता करना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि वे इसके लायक हैं या नहीं। मुझे नहीं पता कि क्या वे इस समझौते का पालन करेंगे। यही समस्या है। अगर वे समझौता करना चाहते हैं तो आपको क्या लगता है उन्होंने व्यावसायिक जहाजों पर हमला क्यों किया? क्योंकि सच कहूं तो यह पागलपन जैसा लग रहा था। वे थोड़े नियंत्रण से बाहर हो गए थे, लेकिन वे समझौता करने के लिए बहुत उत्सुक है। लेकिन असल में ऐसा नहीं लगता कि ईरान समझौता करने की गुहार लगा रहा था और ट्रंप सच में सुलह करने जा रहे थे। एक्सियोस की रिपोर्ट है कि व्हाइट हाउस इस बात के लिए तैयार हो रहा है कि ईरान के साथ कई दिनों बल्कि कई हफ्तों तक हमलों का आदान प्रदान हो सकती है। नई अभियान की अवधि और पैमाना तेहरान की आगे की कार्रवाइयों पर निर्भर करेगा। यह जानकारी अमेरिकी अधिकारियों ने भी है, लेकिन उन्होंने यह भी जोड़ा कि युद्ध का नया चरण वास्तव में शुरू होगा और यह काफी लंबा चलेगा। जैसा कि एक्सियोस लिखता है, युद्ध जो ईरान की मिसाइल क्षमता को कमजोर करने और उसकी परमाणु कार्यक्रम के अवशेषों को नष्ट करने के उद्देश्य से शुरू हुआ था, अब दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा केंद्र हॉर्मुज जलडमरू मध्य के लिए अंतहीन संघर्ष में बदल गया है। यानी असल में हालात ऐसे बन गए कि शुरुआत कुछ और थी, लेकिन अंत में मामला पूरी तरह से ऊर्जा के मुद्दे पर आकर टिक गया। होर्मुज जलडमरू मध्य, यानी असल में हालात ऐसे बन गए कि शुरुआत कुछ और थी, खत्म कुछ और हुआ और अब यही स्थिति है। एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि मौजूदा तनाव 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता या 1 महीना तक चल सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमले जारी रखता है या नहीं। कूटनीतिक बातचीत रुकी है और सैन्य दबाव फिर से राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति का मुख्य हिस्सा है। बुधवार को ट्रंप ने कहा कि आपसी समझौते के ज्ञापन में निर्धारित 60 दिनों की युद्ध विराम अवधि समाप्त हो गई है। मैं याद दिला दूं, जब यह ज्ञापन साइन हुआ था, ट्रंप ने इसे लगभग आत्मसमर्पण बताया था। उन्होंने कहा था, ईरान ने ज्ञापन साइन कर युद्ध में आत्मसमर्पण किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, आत्मसमर्पण से लेकर बंद होने तक या ट्रंप के अनुसार ज्ञापन के समाप्त होने तक कुल 3 हफ्ते से थोड़ा ज्यादा समय बीता। इसके बाद अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास हमलों का दूसरा दौर शुरू किया, जिसमें कई महीनों बाद पहली बार ईरान के अंदर बुनियादी ढांचे पर हमला भी हुआ, जो बड़ी बढ़ोतरी थी। ईरान ने क्षेत्र में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करके जवाब दिया। इसके बाद ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका तनाव कम करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर ईरान के मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर गलीबा ने अमेरिका पर डराने, धमकाने और वादा खिलाफी का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य केवल तेहरान की शर्तों पर ही खुला रहेगा। आगे उनकी बात है, अगर आप हमला करेंगे तो आपको जवाब में हमला झेलना पड़ेगा। हॉर्मुज जलडमरू मध्य केवल ईरानी समझौतों के तहत ही खुलेगा, ना कि अमेरिकी धमकियों के कारण।
स्पष्ट है कि ईरान के लिए जलदमरू मध्य पर नियंत्रण बनाए रखना युद्ध खत्म करने वाले किसी भी समझौते का मुख्य लक्ष्य बन गया है। यह मुद्दा अमेरिका और ईरान के बीच आपसी समझौते के ज्ञापन का मुख्य बिंदु था और जलदमरू मध्य से जुड़े प्रावधानों की विरोधाभासी व्याख्याएं अब समझौते को विफल कर रही हैं। ये वही बात है जिसके बारे में हमने आपसे कल बात की थी। मैं यहां खुद को दोहराऊंगा नहीं, कल मैंने सारी बातें विस्तार से समझा दी थी कि वहां किस बात पर विरोधाभास था। आपसी समझौते का ज्ञापन ईरान को होर्मुज जलडमरू मध्य से जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए बाध्य करता है, लेकिन इसके हस्ताक्षर के तुरंत बाद ही ईरानी अधिकारियों ने अमेरिका पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। क्यों? क्योंकि अमेरिकियों ने तेहरान की मंजूरी के बिना ओमान के तट के पास होर्मुज जलडमरू मध्य के दक्षिणी मार्ग से फारस की खाड़ी से जहाजों को बाहर भेजना शुरू कर दिया। तेहरान को लगा था कि अब जहाज सिर्फ उसके तट के पास से गुजरेंगे। व्हाइट हाउस का कहना है कि ज्यादातर वे टैंकर जो वहां फंसे हुए थे पर्शियन खाड़ी से निकल चुके हैं, इसलिए अमेरिकी सेना फिर से युद्ध शुरू करने को तैयार है। इससे ट्रंप प्रशासन की यह चिंता कम हुई कि संघर्ष शुरू होते ही तेल की कीमतें तेजी से बढ़ेंगी। अगर खुलकर कहें तो ईरान ने महसूस किया है कि उसकी स्थिति हार्मुज जलडमरू मध्य में कमजोर हो रही है, क्योंकि सैकड़ों जहाज ओमान के तट के पास दक्षिणी मार्ग से गुजर रहे हैं और तेहरान इस पर कोई असर नहीं डाल सकता। इसके अलावा अमेरिका द्वारा प्रतिबंध हटाए जाने के बावजूद ईरान को तेल बेचने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वित्तीय संस्थान सौदों को मंजूरी नहीं दे रहे थे और कई देश प्रतिबंधों से अस्थायी छूट पर अनिच्छा से भरोसा कर रहे थे। असल में प्रतिबंध हटा दिए गए, लेकिन कई लोग मुंह मोड़ने लगे और कहने लगे, फिलहाल हम ईरान के साथ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि बाद में हमें भी इसकी सजा मिल सकती है कि हम उनके साथ काम कर रहे हैं। ईरान की जमी हुई संपत्तियां मुक्त नहीं की गईं, क्योंकि ईरान ने अभी तक उस समझौते के तहत निर्धारित परमाणु कदम नहीं उठाए थे। इसके अलावा जब तक युद्ध विराम चला, अधिकारियों के अनुसार अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच हुआ फ्रेमवर्क समझौता ईरान के साथ हुए समझौता ज्ञापन के लेबनानी हिस्से को गैर जरूरी बना दिया। अंत में तेहरान शासन के सैन्य को महसूस हुआ कि उनके साथ धोखा और ठगी हुई है, जैसा वे कहते हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस ने कहा, अमेरिका का रुख साफ है, हार्मुज जलडमरू मध्य खुला रहना चाहिए, वरना अमेरिका ईरान पर लगातार बमबारी को तैयार है। वेंस का उद्धरण, अगर वे उसे बंद करेंगे तो अमेरिकी सेना जवाब देगी। वे या तो इस योजना का पालन कर सकते हैं या उनके साथ वही हो सकता है जो उनके साथ पिछली रात हुआ था। ये तब तक चलता रहेगा जब तक वे उस गलियारे को नहीं खोलते और जहाजों पर गोलीबारी बंद नहीं करते। लेकिन यह याद रखना भी जरूरी है कि अगर कोई अनोखी योजना सामने नहीं आती जिसके बारे में किसी ने सोचा भी ना हो, तो ट्रंप के पास ज्यादा विकल्प नहीं है और वे भी शायद काम ना करें। और अभी पूरी स्थिति कुछ ऐसी दिखती है जैसे आप जानते हैं वो मशहूर दृश्य भ्रम जिसे पेनारोस की सीढ़ी कहा जाता है। ये वही सीढ़ी है जो अनंत तक ऊपर नीचे चलती है, फिर भी एक ही जगह खत्म होती है। मुझे उत्तर अर्मुज जलडमरू मध्य की स्थिति और ट्रंप की ईरान के खिलाफ जंग पेनरोज की सीढ़ी जैसे दृश्य भ्रम की याद दिलाती है। यानी सब कुछ बार बार एक ही चक्र में चलता रहता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे चक्कर लगाता है, लेकिन फिर भी हमेशा एक ही जगह लौट आता है। बस यही है। यानी अभी की स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। असल में ट्रंप अभी बड़े पैमाने पर सैन्य तनाव बढ़ाने का आदेश दे सकते थे। वो ईरान की नागरिक बुनियादी ढांचे या बिजली घरों पर हवाई हमले करने या हार्मुज जलडमरू मध्य के किनारे वाले इलाकों में आक्रमण करने पर विचार कर सकते थे, ताकि ईरानी सेनाओं को पीछे धकेला जा सके। एक और विकल्प है ईरान के खार्क द्वीप पर तेल केंद्र पर कब्जा करने का ऑपरेशन, लेकिन इसकी लागत बहुत ज्यादा हो सकती है और यह आर्थिक मंदी को भड़का सकता है, जिससे बचने के लिए उन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। खार्क द्वीप पर मरीन या स्पेशल फोर्सेस के जरिए हमला करना अमेरिकी सैनिकों के बीच भारी नुकसान का कारण बन सकता है। ईरान में लक्ष्यों की सूची बढ़ने से पर्शियन गल्फ में अमेरिका के सहयोगी और ठिकाने जवाबी हमलों की चपेट में आ सकते हैं, और फिर जैसे युद्ध के पहले चरण में हुआ था, अब भी यह पूरी तरह संभव है कि ईरान तेल और गैस प्रतिष्ठानों पर हमला शुरू कर दे, जिससे वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो सकता है, जिसे ट्रंप फिर से नहीं चाहते।
दूसरी ओर यह स्पष्ट नहीं है कि क्या पूर्ण पैमाने पर युद्ध भी ईरान की हारमुज जलडबरू मध्य को धमकी देने की क्षमता को नष्ट कर पाएगा। ध्यान दें, कुछ ड्रोन वाणिज्यिक नौवहन को रोक सकते हैं, वो भी उन प्रक्षेपण स्थलों से जो बंदरगाह से कई किलोमीटर दूर हैं। यानी आप निश्चित रूप से ईरान के तटीय क्षेत्र को साफ कर सकते हैं, लेकिन यह तथ्य नहीं बदलता कि दूर से भी ड्रोन लॉन्च किए जा सकते हैं और एक बार फिर हार्मुज जलदमरू मध्य को पंगु बनाया जा सकता है। और इसी स्थिति में सेवानिवृत्त अमेरिकी एडमिरल जेम्स स्टावरिडिस ने आज एक योजना पेश की जो काफी समय से साफ दिख रही थी। आगे उद्धरण है, ईमानदारी से कहूं तो मुझे नहीं लगता कि हम खार द्वीप पर कब्जा कर सकते हैं, लेकिन हम उसे नाकेबंदी कर सकते हैं। यही अंत होगा ईरानी सेना के लिए। जवाब में ईरान कड़े कदम उठा सकता है, लेकिन शायद ईरान पर आर्थिक दबाव शासन को यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या वो बर्बाद हो चुकी अर्थव्यवस्था के राजनीतिक परिणामों को अनंत काल तक सहन कर सकता है। लेकिन जैसा भी हो, अमेरिका ने पहले ही अपने सैन्य टैंकर विमानों को वापस मध्य पूर्व भेजना शुरू कर दिया है, जिन्हें पिछले हफ्ते अस्थायी रूप से यूरोपीय क्षेत्र में तैनात किया गया था। अपनी तरफ से इजराइल रक्षा बल भी संभावित बड़े पैमाने पर तनाव बढ़ने के लिए उच्च सतर्कता की स्थिति में है। इजराइल के जनरल स्टाफ के प्रमुख ने पिछले 24 घंटों के दौरान सैन्य खुफिया, वायुसेना और संचालन निदेशालय के नेतृत्व के साथ आपातकालीन बैठकों की एक श्रृंखला की। साथ ही अमेरिका की सशस्त्र सेनाओं की सेंट्रल कमांड और वॉशिंगटन में रक्षा मंत्रालय के साथ लगातार सीधी समन्वय भी सुनिश्चित की। तो हम फिर से एक चौराहे पर आ गए, या तो युद्ध या फिर से बातचीत, या दोनों एक साथ। यहां विराम देता हूं। अपनी राय और अपने निष्कर्ष इस एपिसोड के नीचे कमेंट में लिखें। चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, लाइक करें। बस इतना ही। ख्याल रखें। अलविदा।